हालांकि ये भी कहा कि ये तो एक शराबी है, ड्रग्स लेता है। मिस एडमिनिस्ट्रेशन इस सरकार की सबसे बड़ी छवि बन चुकी है। पहले के फीडबैक में और आज के फीडबैक में ज़मीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी। और आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंचे हुए हैं। एक यंग डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं। शिमला ग्रामीण के यंग विधायक विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ जी। तो सवालों का ये सिलसिला, ये दौर यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बात का शायद पता नहीं होगा, और मेरे ख्याल से आज से पहले किसी इंटरव्यू में शायद ये सवाल पूछा भी नहीं गया होगा कि विक्रमादित्य सिंह का जो आपका नाम रखा गया है, राजा ख़ानदान में आपका जन्म हुआ, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये शब्द जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? ये जो नाम है विक्रमादित्य, ये एंशंट इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत फेमस हिंदू राजा रहे हैं जिनका नाम ये था और उनके नाम पे हमारा नाम रखा गया है। और इसका अगर सीधे शब्दों में इसका अर्थ देखा जाए तो सूरज के बराबर की जो तपिश है और जो एक ऊर्जा है वो इस चीज़ को दर्शाता है। और उसी सोच के साथ मेरे माता पिताजी ने ये नाम रखा है कि आप अपने जीवन में जो है सूरज की तरह रोशनी दें और आगे बढ़ें। सूर्य के समान जो है वो यहाँ पर विक्रमादित्य का मतलब होता है, और डेफिनेटली तपिश के साथ साथ जो है वो परिपक्वता भी आती है, और वो आपने देखी भी होगी। उन सभी सवालों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आपकी जो है वो हम थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा सा आपके कॉलेज डेज़ को, स्कूल डेज़ को याद करेंगे। विधायक बनने से पहले आप कैसे थे, चुलबुले थे, किस तरह से थे, किस तरह से आपका रहना सहना रहता था? नहीं, निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि बचपन में सभी लोग चुलबुले होते हैं, और मुझे भी, मैं शिमला का जो यहाँ का प्रसिद्ध स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले ग्रेजुएशन जो है वो हंसराज कॉलेज से की, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की। तो निश्चित तौर से एक समय के साथ साथ मैच्योरिटी हर व्यक्ति में आती है, और मैंने काफ़ी यंग उम्र में राजनीतिक पड़ाव में यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो है आगे बढ़ने का सफ़र शुरू किया। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही एक मूल मंत्र दिया है। उनका जो इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे ये बात कही है कि आप किसी भी उम्र पे पहुंच जाए, किसी भी राजनीतिक पड़ाव पे पहुंच जाए, आपको हमेशा विनम्रता के साथ सीखना चाहिए। तो हम यही प्रयास करते रहते हैं कि हमेशा सीखें, अपनी गलतियों को सुधारें। इंसान वैसे भी गलतियों का पुतला होता है, हम में भी गलतियां हो सकती है, उसको देखकर, समझकर आने वाले समय में उसको रेक्टिफाई कर आगे बढ़े। यही हमारा एक जो है प्रयास रहता है। विक्रमादित्य जी, इन 4-5 सालों की अगर बात करें, लोगों के नज़रिए की अगर बात करें, लोगों के बीच में हमारा जाना होता है, आपका भी बेहद जाना होता है, तो 4-5 साल पहले जो है वो विक्रमादित्य सिंह कुछ और लोगों की नज़रों में होते थे। लोग कहते थे कि बचपना है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, एक हम कह सकते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया हो। तो लोगों का ये भी कहना था कि बिगड़ैल भी विक्रमादित्य सिंह जी है, बचपना भी इनमें है। विधायक का जो ये अब कार्यभार होगा, उसे कैसे संभाल पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के पहले बहुत सी बातें मेरे बारे में कही गई, रूमर्स लोगों ने बहुत फैलाए। हालांकि ये भी कहा कि ये तो एक शराबी है, ड्रग्स लेता है, ये सब चीज़ें उन्होंने जो है इस तरीके का एक लोगों में भरसक जो है एक जो है मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। हम उस समय चुप रहे। हमने निश्चित तौर से, क्योंकि मेरा राजनीतिक सफ़र का शुरुआत थी, हमने विकास के नाम पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। और देखिए, जहाँ तक एक परिवार में जन्म लेने की बात है, वो एक डेस्टिनी होती है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैंने इस परिवार में जन्म लेना था, वो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और एक ऐसे परिवार में जहाँ के श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो मैं इसको हमेशा 2 तरीके से देखता हूँ। निश्चित तौर से ये एक एडवांटेज भी है, वो एडवांटेज रहेगी, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक 2-धारी तलवार है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको हमेशा उनके साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा,
और मेरे राजनीतिक करियर में भी, मेरे उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी मैं हर चीज़ में उनसे कम हूँ। तो निश्चित तौर से मेरे लिए उस तरीके की परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है और आम सामान्य नेताओं या सामान्य विधायक की नज़रिए से मुझे नहीं देखा जाता है। तो मुझे उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हर अपने एक्शन को, हर अपने परफॉर्मेंस को उसमें डबल जो है मेहनत करनी पड़ती है ताकि लोग जो है उसको अप्रिशिएट करें। तो निश्चित तौर से जब से हम विधायक बने, चुने शिमला ग्रामीण से, हालांकि हमारे लिए नया इलाका था, मगर हमने ये कोशिश करी कि मैं यहाँ के लोगों के दिलों में बसूं। ये मेरा प्रयास रहा। हमने कभी भी राजनीतिकरण करने का विश्वास नहीं किया, हमने कभी भी पॉलिटिसाइजेशन करने का जो है वो नहीं किया। मैं हमेशा अपने जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो ये कहता हूँ कि हम चुने हुए विधायक हैं और हमारा सब लोगों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक ये जिम्मेवारी रहेगी हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और सबके विश्वास, सबके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है कि लोग उस चीज़ को अब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमें भी जो फीडबैक मिलता है उसमें पहले के फीडबैक में और आज के फीडबैक में ज़मीन आसमान का अंतर है, मगर अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी भी हमारे अंदर कुछ कमियां हो सकती है, हम उसे भी आने वाले समय में ठीक करेंगे। और जो एक कहावत है रहीम की, निंदक निये ना राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सफाई। तो जो आपके निंदा करने वाले लोग हैं उनको हम हमेशा अपने पास रखते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके हिसाब से अपने को मोल्ड करने का काम समय समय पर करते रहते हैं। जी चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर अब एक लीडर की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली लीडर एक डायनामिक होना चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत हमें स्कूलिंग लाइफ से भी पता लगता है। आपने बताया आपने स्कूलिंग करी, क्या आपका स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन रहती थी, या आप सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक पढ़ाकू किस्म का या फिर हम कह सकते हैं शरारती किस्म का बच्चा? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई एकेडमिकली मैंने एक्सेल किया है। जब मैंने अपने स्कूलिंग में मुझे करीबन 89-90% मार्क्स के साथ मैंने स्कूल से जो है पास किया और फर्स्ट डिवीज़न मुझे हमेशा जो है वो यूनिवर्सिटी में और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिली है। मगर उसके साथ साथ निश्चित तौर से क्योंकि एक पब्लिक स्कूल में मैं था तो वहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ध्यान रखा जाता है। डिबेटिंग में भी मैंने हिस्सा लिया स्कूल में जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, और साथ ही साथ हमारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में खास करके अलग अलग सीजन्स में अलग अलग स्पोर्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। वैसे ही राइफ़ल शूटिंग में मेरा खासा ध्यान था, उसको मैंने स्कूल के बाद भी परसू किया, कॉलेज में भी किया। मैंने अपने प्रदेश को भी जो है वो इसमें रिप्रेजेंट किया है नेशनल्स में, और अभी भी मेरा इंटरेस्ट है। अभी इतना समय नहीं लग पाता कि हम उसमें इतना ना खेलें। हम कह सकते हैं कि अगर सरकार बनती है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर? नहीं, ऐसा नहीं है वो तो नहीं, निश्चित तौर से इंटरेस्ट मेरा इसमें रहा है। मैं नेशनल राइफल अपना हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूं, और हमने यहाँ पे अच्छी शूटिंग रेंज बनाने के लिए पीछे अपनी सरकार में बजट भी दिया है। अभी के जो वर्तमान खेल मंत्री है श्री राकेश पठानिया जी, वो भी बड़े एनर्जेटिक है, ऊर्जावान हैं। उनसे भी हम बात करते रहते हैं कि शूटिंग रेंज शिमला में अच्छी बने, ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शूटर्स हिमाचल का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं उनको और प्लेटफॉर्म आने वाले समय में मिल सके। जी, गवर्नमेंट पर भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि बहुत कम ऐसे विधायक होंगे हिमाचल प्रदेश में जिनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर बाहर की हम बात करें, विधानसभा क्षेत्र से अगर बाहर की बात करें तो लोग जानते होंगे। आप उनमें से एक है जिन्हें शायद से पूरा प्रदेश जो है वो जानता है। क्या कारण है कि आपका कद इतना जो है वो बढ़ चुका है इस छोटे से कार्यकाल की अगर हम बात करें? क्या आपका जो हमलावर रवैया रहता है सरकार पर वो उसकी वजह है, या फिर अगर हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो बार बार वो आपका जिक्र करते हैं, क्या वो रीज़न रहा है कि मुख्यमंत्री के मुंह से किसी विधायक का बार बार जिक्र होना उसका कद को बढ़ावा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने देखिए, सबसे बड़ी कर्म भूमि तो मेरे लिए मेरा निर्वाचन क्षेत्र ही है, और मैं हमेशा जो मेरा मूल मंत्र है वो यही है कि मैं ज़मीन स्तर की राजनीति करने में, समाज सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। मेरी कर्म भूमि शिमला ग्रामीण है और हमेशा शिमला ग्रामीण रहेगी। मगर स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मेरे पिताजी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और लोग इस परिवार के से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस लोगों की है। सरकारें तो आती जाती रहती है, कभी पक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, मगर एक जो रिश्ता प्रदेश के लोगों के साथ बना है, ख़ास रूप से जो
हमारा शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र का लोग है, वहाँ के साथ लोगों की एक पर्सनल रिलेशन बना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस रिश्ते को, उस जो उन्होंने ट्रस्ट हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो है रखा है, उसको बरकरार रखना, वो जो रिश्ते की डोर है उसको हमेशा मजबूत रखना, ये हमारा दायित्व है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हम रोज़ जो करंट अफेयर्स प्रदेश के हैं उसको पढ़ते रहते हैं, लोग हमें संपर्क भी करते हैं, और विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम केवल शिमला ग्रामीण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। हालांकि हम शिमला ग्रामीण के मुद्दों को भी बड़े ठोक बजा के वहाँ पे रखते हैं, सरकार से आश्वासन भी लेते हैं, मगर उसके साथ साथ जो प्रदेश स्तर के कई मुद्दे हैं, अभी पीछे चाहे हमारा SMC का मुद्दा था, पैरा टीचर्स का मुद्दा था, हमारे पुलिस कांस्टेबल्स के मुद्दे थे, होम गार्ड के मसले थे, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पे सरकार का ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है। वो लोग हमें, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, लोगों का वहाँ पे फीडबैक मिलता है और उसको हम सरकार के समक्ष एक सकारात्मक रूप से, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक भावना है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि हम बेशक विपक्ष में हैं मगर मैं अपने को सरकार के लोगों से कमज़ोर नहीं समझता हूँ। हम अपने एरिया में जीते हुए हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेशक हम विपक्ष में भी हैं, हम सकारात्मक रूप से सरकार के समक्ष लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, लोगों की आवाज़ को रखते रहें, तभी हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता लोगों के बीच में बन सकती है। मतलब कि जो कद बढ़ा है वो अपने कार्य से बढ़ा है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले अगर बात करें, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपने एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसमें आपने कांगड़ा का मुद्दा उठाया था कि कांगड़ा से इतने MLAs आते हैं, वहाँ पर उस समय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था। आप ये बात लेकर जो है वो सामने आए थे कि वहाँ से कोई ना कोई मिनिस्टर ज़रूर होना चाहिए। उसके पीछे का क्या लॉजिक था? कुछ फेवरेटिज्म थी या कुछ क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि जब आप जानते हैं मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी थी 1993-90 वाले टेन्योर में। उन्होंने शीतकालीन प्रवास जो है हिमाचल में शुरू किया, और जो निचले इलाके हैं, क्योंकि उस समय बड़ा ऊपर नीचे का ये मसला चलता था, हम तो उस टाइम बच्चे थे, छोटे थे, मगर हमेशा से ये बात सुनते आए हैं कि हमको जो निचला इलाका है हिमाचल का उसको भी तवज्जो देने की आवश्यकता है, वहाँ के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। और पीछे आप जानते हैं वहाँ पे विधानसभा 2003 वाले सरकार में वहाँ पे बनाई गई, वहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया गया और पूरा का पूरा प्रशासन वहाँ पे बिठाने की कोशिश की गई। सर्कल जो है वो आपका IPH का, PWD का वहाँ पे दिया गया, ताकि उस इलाके में भी उतना ही विकास हो जितना ऊपरले हिमाचल में हो रहा है। पर अभी कुछ दिनों पहले जो हमको एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली, या ऐसा लगा, विपक्ष के नाते हम तो इस बात को कह ही रहे थे, मगर भाजपा के भी कुछ नेताओं के अंदर जो है एक चिंगारी हमको देखने को मिली, जिसमें ये लगा कि कुछ ना कहीं सरकार जो है उस इलाके के साथ भेदभाव कर रही है। वहाँ के रिप्रेजेंटेशन जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो एक हिमाचली होने के नाते हमें लगा कि हमको ये आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ के लोग भी उतने ही हिमाचली है जितना शिमला या सिरमौर के क्षेत्र के लोग हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी आवाज़ को उठाना हमारा दायित्व है। और उस परिप्रेक्ष्य से हमने ये बात रखी थी कि इस सरकार में ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो जिला कांगड़ा को, जिला चंबा के इलाके को होना चाहिए। क्या आप सेटिस्फाइड है? नहीं, निश्चित तौर से कुछ इंडक्शन तो हुई है। हमारे बड़े भाई राकेश पठानिया जी वहाँ से मंत्री बने हैं, मगर अभी भी कुछ एक डामाडोल की परिस्थिति बनी हुई है। रोज़ मुख्यमंत्री जी जो है कांगड़ा दिल्ली जा रहे हैं, कहते हैं कि कभी कोई मंत्री ड्रॉप होगा, कभी कोई बढ़ेगा। हाँ, उनको भी बुलाया गया है। तो अब 3 साल इस सरकार को होने वाले हैं, अभी भी इनसे ये परिस्थिति नहीं क्लियर हो पा रही है कि किस इलाके को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किस इलाके को कितना तवज्जो मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं जो मूल मंत्र जो घुमा फिरा के जहाँ बात आ जाती है कि एक जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन इस सरकार की सबसे बड़ी छवि बन चुकी है। आज आप किसी के पास भी चले जाएं, किसी भी लेमैन के पास चले जाएं, वो कहेंगे कि भैया मुख्यमंत्री जी तो शरीफ है, मुख्यमंत्री जी तो अच्छे हैं, मगर सरकार पे कोई पकड़ नहीं है, सरकार जो है राम भरोसे चली हुई है। ये एक परसेप्शन जो आज प्रदेश के अंदर जा चुकी है, ये एक बहुत चिंता का विषय है और हमको इस चीज़ को आने वाले समय में ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो मंत्री पद दिए गए हैं कुछ लोगों को या कुछ मंत्रियों को, वो उसके हम कह सकते हैं कि उसको कुछ और मिलना चाहिए था, उस पर्सन को कुछ और मिलना चाहिए था। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मंत्रालय है जो किसी और पर्सन को मिलने चाहिए थे, लेकिन वो गलती से किसी और के हाथ में बागडोर थमा दी गई है?
ये देखिए ऐसा है, अब मैं तो इसमें कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो किसको मंत्री बनाएं किसको ना बनाएं। मगर निश्चित तौर से ये ज़रूर है कि पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। एक नाभा से सरकार चल रही है, एक नागपुर से सरकार चल रही है, एक दिल्ली से सरकार चल रही है, एक हमीरपुर से चल रही है। तो किस किस को खुश किया जाएगा, किस किस की आवाज़ को तवज्जो दिया जाएगा, ये बैलेंस जो मुख्यमंत्री कार्यालय को और सरकार को बनाना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति डामाडोल की स्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न हो गई है। और इस स्थिति की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश की जनता का हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य से हम इस आवाज़ को उठाते हैं। बाकी जो वो अपने मंत्रालय में करते हैं, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, वो ना हमारा अधिकार है ना मुझे उस पर बोलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो उसको करे, मगर उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश की जनता को ना हो, ये हम कहना चाहते हैं। कोरोना पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। स्कूल खोले गए, अब स्कूल में छुट्टियां कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सवाल बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके पीछे लॉजिक बड़ा। ये तो वही है ना जो हम हमेशा कहते आए हैं कि ये सरकार वैसी है कि आज ऑर्डर निकालती है, अगले दिन उस ऑर्डर को वापस ले लेती है। और ये एक इंस्टेंस ऐसा नहीं है, कई आईएएस की ऑफिसर्स के तबादले होते हैं, अगले दिन उनको वापस ले लिया जाता है। पहले आपने देखा कि कुछ यहाँ पे चक्का जाम हुआ बालूगंज में, वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली गई सड़क को जो है ओपन करने की, कुछ दिन बाद उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया। तो ये इसी वजह से ये घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि जब इंस्टेबिलिटी का माहौल रहेगा तो इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे। अगर आपको पता है कि प्रदेश में कहीं भी अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले जा रहे हैं, पहले जब कोरोना काल की बात करें उस समय भी पहले नोटिफिकेशन दी गई कि हम लोगों को लेकर आएंगे, फिर बाद में उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और बाद में फिर उसको वापस ले लिया गया। इससे एक जो क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, सरकारें कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की है चाहे कांग्रेस की है, मगर एक क्रेडिबिलिटी लोगों के अंदर बरकरार रहनी चाहिए। जब इस तरह के निर्णय आप लेंगे कि आज आप कोई नोटिफिकेशन रखेंगे, कल उसको विड्रॉ कर लेंगे किसी के बोलने पर, तो उससे एक अच्छा मैसेज जो है वो जनता के बीच में नहीं जाता है और उससे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, जो हमारे एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी है, उन्होंने एक हफ्ता हो गया 10 दिन हो गए जो सरकार के ऑर्डर है उनको मानने से ही जो है इनकार कर लिया। वो जो उनको नया चार्ज दिया गया वो लेने से ही उन्होंने मना कर दिया। तो इससे किसकी जो है वो किसका मजाक बन रहा है? सरकार का मजाक बन रहा है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके की परिस्थिति बने। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, मगर आज जब तक ये परिस्थिति भाजपा की सरकार की है तो सरकार के माध्यम से ज़्यादा विकास कार्य हो, ये हमारा विपक्ष में रहते हुए हमारी भी जिम्मेवारी है। और अगर ऐसी कुछ कमियां हमको देखने को मिल रही हैं तो उसको उजागर करना, उसको लोगों के बीच रखना, सरकार के समक्ष रखना, ये हमारा दायित्व है। विक्रमादित्य जी, अगर आपकी सरकार होती, कोविड काल होता और इतने लंबे समय से स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान सारे बंद थे, आपका क्या डिसीजन होता? क्या स्कूलों को खोला जाता? नहीं, देखिए इसमें क्योंकि ये एक ऐसा पैंडेमिक जो है, एक ऐसी परिस्थिति विश्व के अंदर, देश के अंदर बनी है जो पहले कभी नहीं थी, तो मैं इसमें पूरी तरीके से भी सरकार को दोषी करार नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, कोशिश उन्होंने भी करी, काम करने का प्रयास किया, मगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जो राय उनको लेनी चाहिए थी। हमने उस समय भी निवेदन किया था कि आप एक कमेटी का गठन करिए, एक अलग से जो है कैबिनेट कमेटी ऑन कोविड हो सकती थी, जिसमें एक्सपर्ट्स लोगों की, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए है चाहे वो इकोनॉमी के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब ने उस समय एक एग्जिट प्लान बनाया जिसमें मॉन्टेक से कालूवालिया को लिया गया। तो कौन रोक रहा था कि हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसी कमेटी बनाती, उसमें हेल्थ के कोई जो रिटायर्ड आपके एम्स के डायरेक्टर है या बड़े बड़े जो हेल्थ के कोई लोग हैं उनको उसमें रखा जाता। वैसे ही इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी उनका ओपिनियन लिया जाता और उसके तहत इस पे कार्य करने की आवश्यकता थी। मगर जिस तरीके से ये हैंडल किया गया, आज उस पर कोई निर्णय हो रहा है, फिर उसको वापस लिया जा रहा है, इससे एक अच्छा मैसेज लोगों के अंदर नहीं किया। आपने जब उस समय पहले तो आपने ये घोषणा करने वाली थी सरकार ऑलमोस्ट कि हिमाचल कोविड मुक्त हो गया है, ये करीबन एक समय वो आ गया था और उसका जो है जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? आज 2,500 केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 380 के करीबन जो है वो मृत्यु उसकी वजह से हो गई है। अभी मैं आज के अखबार में ही पढ़ रहा था कि जो आपका जो IGMC है और DDU है, वहाँ पे आपके पास रिक्विजिट नंबर ऑफ बेड्स नहीं है। आज ही उन्होंने ऑर्डर किए पिछले कल की कैबिनेट में कि आप उन बेड्स को बढ़ाएं।
तो अब मतलब जब आप देख रहे हैं कि इस तरीके की प्रदेश में परिस्थिति बनी हुई है, तब भी आप उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, और जब उसको मतलब बिल्कुल जब एक्सट्रीम लेवल पे वो बात आपके गले तक आ जाए, पानी गले तक आ जाए, तब जाकर आप ये डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, और हर चीज़ को टैकल किया जा सकता है। मगर अगर ये सोचे कि हम सब कुछ है, हमारे अंदर ही सारा ज्ञान है, ऐसे काम नहीं चलता है। वी हैव टू टेक ओपिनियंस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल, जो इसके इस अलग अलग फील्ड्स में उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेटी बनानी चाहिए थी, और उनके माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास होना चाहिए था। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा क्विकली ये जानना चाहूँगा, क्या ये जो सब कुछ प्रदेश में हो रहा है वो चिंता का विषय? नहीं, निश्चित तौर से चिंता का विषय है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है, मगर उसके बावजूद जब आपने पहले दौर में लॉकडाउन किया, जब मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में पूरा लॉकडाउन था, और आपने हिमाचल के लोगों को बाहर रोकने से वापस आने से रोक दिया, उस समय की परिस्थिति, और बाद में जब आपने उनको वापस लाना शुरू किया और वहाँ पे आपने बॉर्डर्स के ऊपर कोई चेक नहीं रखा, उसके बाद हमने पूरे तरीके से बॉर्डर्स खोल दिए, टूरिस्ट को आप यहाँ पे आने की आपने जो है परमिशन दे दी बिना किसी चेक के, तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। जब कोई भी पॉजिटिव नहीं आता अगर हम बात नहीं, पर आपने बॉर्डर जब खोल दिए तो आप किस पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक नहीं हो रहा है, वो एक चिंता का विषय तो बना हुआ ही है। आज जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कुछ ना कुछ कारण तो है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है, तो निश्चित तौर से ये एक चिंता का विषय है। पर जैसा मैंने कहा, इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये एक पैंडेमिक है, पूरे देश विश्व में है, इसको हमें लड़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस और राज्यों से अच्छा रहा है, पर इसको और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर ये चिंता का विषय है तो डेफिनेटली एज अ विपक्ष जो है, पॉलिटिकली अगर बात करें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो विपक्ष को तो इसमें खुश होना चाहिए कि सरकार इस समय पर ढंग से कार्य नहीं कर रही है। हमारी टेंडेंसी कहीं ना कहीं जो है वो अगले इलेक्शन के लिए ज़्यादा बन रही है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ पे राजनीति करना ठीक नहीं होता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, बेशक किसी और का ना हो। ये एक ऐसा समय है, जैसा मैंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड था, कभी पहले ना ऐसा कभी इतिहास में हुआ है, और भगवान करे ना कभी ऐसा कभी भविष्य में हो। तो इस चीज़ पे राजनीति करना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर से जो कमियाँ हैं उसको हमने सकारात्मक रूप से, जो पीछे विधानसभा का सेशन भी हुआ उसमें भी सब लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष मुकेश जी ने और सभी जो हमारे और विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने उसको रखा, और सरकार ने उस पर आश्वासन भी दिया कि हम उसे पूरा करेंगे। और निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि कमियां बहुत हैं, ज़मीन स्तर पे कमियां बहुत है। अभी मैंने आपको डीडीयू का एग्जाम्पल दिया, आपको आईजीएमसी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही पूरे प्रदेश में इस तरीके का जो सेटअप होना चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटर्स होने चाहिए थे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आपके पीपीई किट्स होनी चाहिए थी, पहले उसमें कमियाँ रही। तो निश्चित तौर से इस चीज़ को आने वाले समय में ठीक करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है या सरकार को बैकफुट पे लाने की बात है, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हमारे पास प्रदेश के अंदर है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का, वो आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं। जो एयरपोर्ट मंडी पे बनना था, एक ईंट उस पर नहीं लगी, पैसा उसमें नहीं आया। उनके जो इन्वेस्टर्स मीट की बात की जाती थी, हालांकि अब वो उसमें कोविड का बहाना दे रहे हैं, मगर कितना पैसा आया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितने लोगों को रोज़गार मिला, उस पर हमने कहा विधानसभा में कि आप उस पर वाइट पेपर लेकर आएँ, उससे वो सरकार आज बच रही है। तो ये चीज़ें हमको देखने की आवश्यकता है। और इतना बुरे हाल हो चुके हैं कि आपका जो सुन्नी लूरी का प्रोजेक्ट, जो पिछली सरकार द्वारा जो है वो जो है उस पर कार्य चला हुआ था, उसको भी अब ये जो है इस इन्वेस्टर्स मीट में गिन रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं इस बात को कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू का प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग है, और ये बहुत समय से ये कार्य चला हुआ था। आप इसको इन्वेस्टर्स मीट में गिन रहे हैं। ये नौबत आ गई है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके बारे में कोई बात हो नहीं रही है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब आप राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोविड पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जब नेताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कोविड काल के दौरान भी जो है वो राजनीति नहीं छोड़ी। पहले जब बाहर से नहीं लाए जा रहे थे तब कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि बाहर से नहीं लाया जा रहा है, क्या हिमाचल उनका घर नहीं है। जब उनको बाहर से अंदर हिमाचल प्रदेश में एंटर करवाया गया फिर विरोध हुआ। कांग्रेस को खुश करे तो आखिर कैसे करे?